रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आखिर ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या हैं, इस पर ध्यान दीजिए। इसको अपन हीटिंग इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें मेनली दो तरह के थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या हीटिंग इफेक्ट्स होते हैं। वो दो तरह के क्या क्या होते हैं, हम उसको अभी समझने की कोशिश करते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, इसके अंदर या तो हम जो हीटिंग कर रहे हैं वो हमारे पास होती है सॉल्ट्स की, हीटिंग ऑफ सॉल्ट्स, हीटिंग ऑफ सॉल्ट्स, सॉल्ट्स की हम हीटिंग करते हैं, या फिर हम लोग करते हैं हीटिंग ऑफ एसिड्स, हीटिंग ऑफ एसिड्स। और ऑफ कोर्स जो एसिड्स हैं उसको मैं और ज्यादा बेहतर लिखने सोच रहा हूं, ऑक्सी एसिड्स, हीटिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स। जो हीटिंग ऑफ सॉल्ट्स हैं वो मेनली पॉलीएटॉमिक, जैसे कि कार्बोनेट, कार्बोनेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, मैं इसको भी सीक्वेंस ही लिख देता हूं, कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, उसके बाद सल्फेट हो गया, SO4 नेगेटिव। जो भी हमको पढ़ने हैं मैं स्पेसिफिकली उन्हीं को पहले ले रहा हूं। उसके अलावा नाइट्रेट हो गया, उसके अलावा ऑक्जिलेट हो गया हमारे पास में, देन ऑक्जिलेट के बाद हमारे पास एसीटेट आ गया, एसीटेट के बाद हमारे पास फॉर्मेट आ गया, और नाइट्रेट में लिख ही चुका हूँ। उसके अलावा हाइड्रोक्साइड है, उसके अलावा पर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है, और सुपर ऑक्साइड के बाद में और हीटिंग मैंने सॉल्ट्स में तो बेसिकली इन्हीं की हीटिंग होती है। ठीक है, एक हम स्पेसिफिकली हीटिंग लिख लेंगे यहाँ पर KMnO4 की और K2Cr2O7 की, इन दोनों की हीटिंग भी होती है। उसके अलावा अमोनियम सॉल्ट्स की हीटिंग होती है। किसकी हीटिंग होती है? अमोनियम सॉल्ट्स की। फॉस्फेट्स की हीटिंग होती है, लेकिन फॉस्फेट्स हाइड्रेटेड फॉस्फेट्स की हीटिंग होती है जिनको हीट करने पर पानी निकल जाता है। अदरवाइज फॉस्फेट्स की हीटिंग को स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मैं अलग से उसको बता दूं, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ऑक्सी एसिड्स की बात करेंगे तो उस ऑक्सी एसिड्स के अंदर दो तरह के ऑक्सी एसिड हमको देखने होते हैं। एक ऑक्सी एसिड जो हमारे पास होता है दैट इज अस फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड, अस फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड। एक हमारे पास होता है दैट इज इक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड। जो अस फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड की हीटिंग होती है, उस अस फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड के अंदर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाती है जब हम उसको हीट करते हैं, और इक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड जनरली डीकम्पोज हो जाता है। मेरे पीछे मैं लिख रहा हूँ वर्ड यही लिख रहा हूँ, डीकम्पोज, ये मैंने अपने पीछे लिखा है डीकम्पोज। डीकम्पोज का मतलब वाटर लूज कर देता है मेनली। तो हम एक एक करके सब चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है हीटिंग ऑफ सॉल्ट्स, हीटिंग ऑफ सॉल्ट्स पढ़ते हैं। आइए, इसको भी पढ़ने से पहले एक छोटा सा मतलब पार्ट है जो कि मुझे लगता है कि मुझे आपको बताना चाहिए। वो पार्ट क्या है, जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना। वो पार्ट है दैट इज आयोनिक बॉन्ड के अंदर हम लोगों ने थर्मल स्टेबिलिटी करके टॉपिक पढ़ा था, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक सॉल्ट्स। तो मैं हेडिंग को एक बार दोबारा पढ़ा देता हूँ, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ पॉलीएटॉमिक स्पीशीज, पॉली या अपन ऐसे कहते हैं थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स containing polyatomic कैटायन और एनायन। जब एनायन या कैटायन पॉलीएटॉमिक होंगे तो उनकी थर्मल स्टेबिलिटी कैसे देखी जाएगी। ठीक है, इस बात को समझाता हूँ, देखिए जरा बोर्ड पर बिल्कुल ध्यान से। एक एग्जांपल की यूज करके समझाता हूँ। ये M पर N पॉजिटिव है, ये कोई कैटायन है, और कोई एनायन भी हम ले लेते हैं। लेट से हमने एनायन ले लिया कार्बोनेट, पिछले साल वैसे सिखाया था, फिर दोबारा सिखा रहा हूँ। कार्बोनेट ले लिया, ये कार्बोनेट में O और O है। वैसे इसमें रेजोनेंस होगा, पर मुझे रेजोनेंस से कोई समय मतलब है नहीं, पर ये बताने के लिए कि तीनों बॉन्ड इक्वल होंगे, कोई सा भी एक बॉन्ड टूट जाएगा। ये O नेगेटिव, ये O नेगेटिव, ये दोनों O नेगेटिव है। अब हो क्या रहा है, समझने की बात को समझना। जब मैंने इसको हीट किया तो उस समय हुआ क्या, इसमें से कोई बॉन्ड टूटेगा,
वो कौन सा टूटेगा वो मैं समझाता हूँ। तो इस जगह पर मैंने पिछले साल एक नया वर्ड कॉइन किया था, नाम है कमजोरेस्ट बॉन्ड टूट जाएगा। क्या वर्ड मैंने बोला? कमजोरेस्ट बॉन्ड। ये एक अलग से मैंने एक वर्ड निकाला, ये कोई डिक्शनरी का वर्ड नहीं है, बड़ा बेवकूफी जैसा वर्ड है। कमजोरेस्ट, हिंदी के वर्ड को इंग्लिश बना रखा है हमने, कमजोरेस्ट वर्ड। तो कमजोरेस्ट बॉन्ड जो होगा वो टूट जाएगा। अब कमजोरेस्ट कैसे पता लगेगा, जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना। ये जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इसकी तरफ पोलराइज हो जाता है। क्या ये पोलराइजेशन के बारे में हम लोगों ने पिछले साल पढ़ा था? आप लोगों में से हर एक बच्चे ने पढ़ा था कि ये मेटल इस इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को पोलराइज कर रहा है। अब देखते जाना, जैसे जैसे फाई ऑफ मेटल प्लस की वैल्यू ज्यादा होगी, मान लो लिथियम प्लस को सोडियम प्लस से कंपेयर कर रहे हैं, तो लिथियम प्लस में पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। तो अगर मेटल कैटायन की पोलराइजिंग पावर, मुझे इसका रिमोट दे दे, वो पीछे बढ़ा हुआ, मेटल कैटायन की अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो ऐसी कंडीशन में वो पोलराइजेशन ज्यादा करेगा। मोर पोलराइजेशन ऑफ एनायन, मैं यहां पर क्या वर्ड लिख रहा हूं बेटू? मोर पोलराइजेशन ऑफ एनायन। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे वापस देना, मेरे इसमें चल रहा है क्लास। हाँ, मोर पोलराइजेशन ऑफ एनायन, एनायन का मोर पोलराइजेशन हो जाएगा। पर एनायन का मोर पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड मेटल की तरफ आएगा। अब एनायन का मेटल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कहाँ? एनायन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कहाँ? तो एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखो कहाँ कहाँ मैं आपको शो करता हूँ। क्या वो ये बॉन्ड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड मौजूद है क्या? क्या वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, क्या वो इस लोन पेयर्स के अंदर है क्या? यानी कि इस एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके बॉन्ड्स में मौजूद है और इसके लोन पेयर में मौजूद है। जब ये मेटल उनको खींचेगा अपनी तरफ, इमेजिन करो ना, ये जैसे यहाँ पर मेरे पास आज एक रबर बैंड्स पड़े हुए हैं, जरा दो बोर्ड पर ध्यान से देखना। ये कुछ रबर बैंड्स हैं, और इनफैक्ट मैं हाथ में कुछ 4 5 6 रबर बैंड्स एक साथ ऐसे बांध लेता हूँ। नहीं उठा रही? ये बहुत सारे रबर बैंड्स मैंने हाथ के अंदर बांध दिए, आपको दिख रहे होंगे। अब मैं यहाँ से दूसरा हाथ लेकर आया, ये कैटायन है, ये कैटायन आके इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे हाथ को उधर खींचना है, तो उसने इस रबर बैंड को पकड़ा और खींचा। जब रबर बैंड को खींचा तो दीज आर बॉन्ड्स, और जब इसकी तरफ आए तो आप देख सकते हैं कि रबर बैंड में हर एक बैंड की एक पर्टिकुलर थिकनेस होती है। जब मैं उसको खींचता हूँ तो क्या वो थिकनेस कम हो जाती है? देखो आपको इससे फीलिंग भी आ रही होगी, देखो लाइट हो गया एकदम, अभी तो दिख रहा है रेड कलर, और देखो मैंने खींचने लगा तो कलर ही गायब हो गया। क्यों? क्योंकि वो जब खींचा तो पतला पड़ गया। एग्जैक्टली इमेजिन करो कि इस जगह पर हुआ क्या। इस जगह पर हुआ यही कि जैसे ही मेटल ने इनके इलेक्ट्रॉन को खींचा, ये बॉन्ड्स कमजोर पड़ गए। बस यहां पर यही समझना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड विद इन एनायन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड विद इन एनायन, वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो मेटल की तरफ खिसक गया। ऐसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन से क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो इस कंडीशन से क्या होगा? क्या अपन ऐसा कह सकते हैं कि बॉन्डेड, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड लिख लेता हूं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड विद इन एनायन डिक्रीज हो गया। तो क्या ऐसा कह सकता हूं क्या बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर विद इन एनायन, विद इन एनायन, एनायन के अंदर ही अंदर का बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो गया। और एनायन के अंदर ही अंदर का बॉन्ड ऑर्डर अगर डिक्रीज हो गया तो हीट करने पर कमजोरेस्ट बॉन्ड टूट जाएगा। जब हीट करेंगे तो कमजोरेस्ट बॉन्ड टूट जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि थर्मल स्टेबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। अब ये जो मैंने लास्ट डब्बा बनाया, इस लास्ट डब्बे को पहले डब्बे के साथ में अपन कनेक्ट कर देते हैं, इन दोनों को चेक कर लेते हैं। अगर इन दोनों को मैंने एक साथ देखा तो मुझे समझ में आ गया कि अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो थर्मल स्टेबिलिटी कम, तो थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ मेटल कैटायन। यानी कि आपको मेटल कैटायन जितना ज्यादा पोलराइज करेगा, सोचने की बात है कि ये जितना ज्यादा इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है, जितना ज्यादा पुल कर रहा है उतना ये कमजोर पड़ रहा है। दिस इज द बेस्ट तरीका समझाने का।
इसको जितना ज्यादा पुल कर लोगे ये उतना कमजोर पड़ता जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई क्या? तो पोलराइजिंग पावर को खींचने की पावर बना दो, और जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतना मान लेंगे कि वो थर्मली अनस्टेबल सिस्टम बन गया। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। अगर ऐसा है तो अब मैं आपको पोलराइजिंग पावर के ऑर्डर्स बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा P/D ब्लॉक मेटल कैटायन। डी ब्लॉक मेटल कैटायंस हमने सबसे पहले उनको कैटेगराइज किया, फिर उससे पीछे हम लोगों ने कैटेगराइज करा बेरिलियम 2+, फिर उसके पीछे एल्यूमिनियम 3+, उसके पीछे मैग्नीशियम 2+, उसके पीछे लिथियम +1। ये जो मैंने कैटेगरी बनाई है, ये कैटेगरी आप में से हर एक बच्चे को मतलब इतनी तगड़ी तरीके से रटी हुई होनी चाहिए। ये जो मैंने यहाँ पर बनाई है, अगर आप में से किसी को भी ये कैटेगरी लर्न नहीं है तो मैं उसी की गलती मानूंगा। इसके पीछे कौन आता है? इसके पीछे आता है कैल्शियम 2+, फिर आता है स्ट्रोंशियम 2+, फिर आता है बेरियम 2+। सब फिर सबसे पीछे कौन आता है? मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ किसी और कलर से इसको लिखने की। ब्लू चलेगा? चल रहा है, दिख भी नहीं रहा है लेकिन चलो छोड़ो। तो अपन इसके पीछे इसी कलर से लिख लेते हैं, दैट इज सोडियम प्लस, K+, Rb+ और सीजियम+। आपको बता दूं ये ऑर्डर किस चीज का है? ये ऑर्डर जो है ये पोलराइजिंग पावर का है। पोलराइजिंग पावर ऑफ मेटल कैटायन कम होती जा रही है। अब जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना, हम ये कह रहे हैं कि अगर इधर से इधर पोलराइजिंग पावर ऑफ मेटल कैटायन कम होती जा रही है, ये जो लोग होते हैं कौन से, यहां से लेकर यहां तक, इनको हाई पोलराइजिंग पावर कैटेगरीज में हम मान सकते हैं हमारी हीटिंग इंडेक्स के हिसाब से। इसको अपन मॉडरेट मान सकते हैं, लेकिन ये होते हैं लीस्ट पोलराइजिंग पावर वाले। क्या अगर ऐसा है तो क्या इनके कंपाउंड जो सॉल्ट्स होंगे क्या वो मोस्ट थर्मली स्टेबल होंगे? मोस्ट थर्मली क्या होंगे? वो स्टेबल होंगे। और ये जो होंगे क्या वो लीस्ट थर्मली स्टेबल होंगे? बताइए ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ये लीस्ट थर्मली स्टेबल होंगे, वो मोस्ट थर्मली स्टेबल होंगे। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ बेटा? समझ में आ रही है सभी बच्चों को बात? यस सर। हमारी जो कहानी है उस कहानी के जो नौटंकी हैं वो नौटंकी ये रहे। ये 4 हमारी कहानी के नौटंकी हैं। इन नौटंकी का ध्यान रखना। ये हमारी कहानी के नौटंकी हैं। जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ उस बात पे बिल्कुल याद रखना, ये कभी भी नहीं भूलोगे जो बात मैंने आपको बोली है। ये हमारी इस स्टोरी के नौटंकी हैं। या तो ये हीट करने पर डिकम्पोज नहीं होंगे, और या फिर ये डिकम्पोज होंगे तो स्टाइल से डिकम्पोज होंगे। इस बात को बली से बोलकर मुंह से दोहरा लो, चाहे आप इसको मतलब कैसे भी, लेकिन ये बात आप लोगों में से हर एक बच्चे को रटी हुई होनी चाहिए। बोलो क्या क्या बोला मैंने? वापस से बोलो, सब जने मिलकर बोलो। ये हमारी कहानी के 4 नौटंकी हैं। या तो ये डिकम्पोज, बोलो बेटा, नहीं होंगे। या तो ये डिकम्पोज नहीं होंगे, और अगर डिकम्पोज होंगे तो स्टाइल से डिकम्पोज होंगे। ये बात याद रहेगी। चारों आखिरी के सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीसी। आइए हीटिंग इफेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास में हीटिंग ऑफ, सबसे पहला हमारे पास आता है वो है हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑन मेटल कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स, हीटिंग इफेक्ट ऑन मेटल कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स क्या होते हैं? CO3 2 नेगेटिव को कार्बोनेट्स बोलते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ मेटल कार्बोनेट्स, इनमें कैसे इनको हीट करने पर डिकम्पोज होते हैं जरा बोर्ड पर सीखिएगा। दुनिया का कोई भी मेटल कार्बोनेट, कोई भी मेटल कार्बोनेट को अगर हमने हीट किया, अगर हमने दुनिया के किसी भी मेटल कार्बोनेट को हीट करा, तो हीट करने पर वो बन जाएगा मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 गैस रिलीज कर देगा। दिस इज सिंपल। इस जगह M कौन कौन है? M इज इक्वल टू ऑल मेटल। दुनिया के सारे मेटल्स ऐसा करेंगे, लेकिन M इज नॉट इक्वल टू सोडियम प्लस, K+, Rb+ और सीजियम+। कहा था ना, ये नौटंकी है, ये नाटकबाज है। या तो ये डिकम्पोज नहीं होंगे, और होंगे तो स्टाइल से होंगे। अब इन्होंने क्या स्टाइल दिखाई यहाँ पर देखें।
अगर मैंने इनमें से कोई भी मेटल ले लिया M2CO3, हीट करने पर डू नॉट डिकम्पोज rather melts at high temperature. ये हाई टेम्परेचर पे पिघल जाते हैं लेकिन डिकम्पोज नहीं होते हैं। कौन कौन? जब मेटल कौन कौन होते हैं? सोडियम प्लस, के प्लस, आरबी प्लस और सीजियम प्लस। ये चारों के चारों मेटल के जो कार्बोनेट्स हैं, इनको कंटेनर में लेके गर्म करो। कंबशन की बात नहीं चल रही है, ध्यान रखना। इनको गर्म करना है, गर्म करने पर ये पिघल जाएंगे लेकिन डिकम्पोज नहीं होंगे, ये गारंटी है। क्या बताइए, यहां तक मैंने जो भी समझाया, क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया या नहीं आ गया? Yes, sir. आ गया। आइए एग्जांपल्स को देखते हैं। पहला एग्जांपल मेरे पास आता है Li2CO3, हीट करने पर क्या बना दो? बोलो भव, बता दे बेटा आंसर, क्या बना दो Li2CO3 को हीट करूंगा तो? भव बता दे बेटा, क्या बना दो Li2CO3 को हीट करूंगा तो? क्या वो भव क्लास में नहीं है क्या? भव मेरी आवाज आ रही है तुम्हारे को, नहीं आ रही है? अब इतना कहने के बाद बोलेगा सर मुझे तो पता ही नहीं पड़ा और मेरा तो माइक खराब है और ये। विश्वास बता दे बेटा इसका आंसर। Li2CO3 को हीट करेंगे क्या बनेगा? लिथियम ऑक्साइड और CO2। फॉर्मूला बोल सर Li2O और CO2। Li2O और CO2, इजी है। CO2। सेकेंड नंबर MgCO3 को हीट करेंगे क्या बनेगा? बोलो श्रेया बता दे। MgO plus CO2 हैं? MgO plus CO2। MgO plus CO2। थर्ड नंबर पंशिका बताओ बेटा कि अगर मैंने CaCO3 को हीट करा क्या बनेगा? CaO plus CO2। CaO plus CO2 बनेगा। क्या क्लियर है मेरी बात? सभी बच्चों को क्लियर है? फोर्थ नंबर पे चलते हैं। अगर मेरे पास CuCO3.CuOH होल ट्वाइस है, उसको हीट करेंगे, यशस्वी बता दे क्या बनेगा? CuO plus CO2। तो CO plus CO2, और यहां से जो हाइड्रोक्साइड को हीट कर रहे हैं, क्या उससे वाटर भी निकल जाएगा? हाँ सर। ठीक है, इस कंपाउंड को हम मेलेचाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेलेचाइट। और अगर ये तो ओर होता है तब, लेकिन अगर अपन इसको ओर ना माने तो इसको अपन बेसिक कॉपर कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको अपन? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहलाता है। ठीक है, ओके। क्या ये हीटिंग के एग्जांपल जो है वो आपको समझ में आ गए? और एग्जांपल? इसके अलावा अगर मैंने इसी के सामने इस जगह पर फिफ्थ नंबर हीटिंग करी Na2CO3 की, बोलो क्या बनेगा? ये बताएगा विश्वास। विश्वास बता दे बेटा क्या बनेगा? रिएक्शन तो नहीं होगा, मतलब डिकम्पोज नहीं होंगे। खत्म हो गई बात, डिकम्पोज नहीं होगा। हमने क्या सीखा कि देखो एल्कली मेटल में से लिथियम जो है वो डिकम्पोज करता है, और सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम डिकम्पोज नहीं करते, और मैग्नीशियम कर रहा है, मतलब पड़ोस वाली पूरी फैमिली डिकम्पोज कर रही है। लिथियम भी डिकम्पोज कर रहा है, यानी कि लिथियम अपनी फैमिली जैसा नहीं है, पड़ोस वाली फैमिली जैसा बिहेव कर रहा है। इसी को डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डायगोनल रिलेशनशिप। मेरी बात समझ में आ गई? यहां तक क्या सभी बच्चों को मेरी बात क्लियर है? अगला एग्जाम्पल अंगद देगा। अंगद जवाब दे दे। FeCO3 को हीट करेंगे क्या बनेगा? FeO plus CO2। FeO plus CO2। FeO plus CO2। अब जब इसको आप हीट करो तो कितना ज्यादा गर्म होगा वो सब्सटेंस, और अगर इसी गर्मी के दौरान एयर का कांटेक्ट हो जाए, एयर ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इफ प्रेजेंट, मेरे पीछे छुप गया है, मैं हटाता हूं अभी अपनी फोटो को। इफ प्रेजेंट एयर, इफ प्रेजेंट
जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनना, जो मैं कहना चाह रहा हूं। एयर इफ प्रेजेंट, अगर एयर प्रेजेंट होगी तो ये क्या कर लेगा, एयर के साथ रिएक्शन करके तुरंत ही कन्वर्ट किसके अंदर हो जाएगा, Fe2O3 में। तो इसका आंसर कभी भी Fe2O3 खुद से नहीं लिखना, जब तक वो ओपन कंटेनर वर्ड ना बोले या एयर ना बोले, तब तक इसको FeO को Fe2O3, एयर का मतलब ऑक्सीजन होता है, वो ऑक्सीजन से इसकी रिएक्शन हो जाएगी और ये Fe+2 से +3 में आ जाएगा, और वो भी तब जब एयर इफ प्रेजेंट, अगर एयर प्रेजेंट हुई तो ऐसा करना है, अदरवाइज ऐसा नहीं करना है। क्या बचा, मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? हाँ सर। ओके, अगर मैंने 7th रिएक्शन आपसे पूछी, Fe2CO3 होल थ्राइस, इसकी हीटिंग करोगे, बोलो क्या होगा? बोलो, क्या Fe2O3 बन जाएगा Fe2O3 प्लस CO2 बन जाएगा? यहाँ तो कुछ चेंजेस है ही नहीं, क्योंकि Fe+3 में है तो +3 का प्रोडक्ट बना दिया मैंने। सिंपल। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? आ रहा है। सबको क्लियर है? हाँ जी। अगला एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल नंबर 8 आता है। मैंने यहाँ पर PbCO3 की हीटिंग करी, बोलो क्या होगा PbCO3 की हीटिंग करेंगे तो? PbO plus CO2. PbO plus CO2, बहुत अच्छा लगता है जब सब जने जवाब देते हैं तो। इसी तरह से अगर ZnCO3 की हीटिंग करी, क्या बनेगा? ZnO plus CO2. ZnO plus CO2। आगे नंबर 10 पे चलते हैं। अगर मेरे पास एग्जाम्पल आ जाए Ag2CO3 की हीटिंग करेंगे तो क्या बनेगा? Ag2O plus CO2. Ag2O plus CO2। क्या ये बात समझ में आ रही है? मान लेते हैं कि ये हीटिंग T1 टेम्परेचर पे हमने करवाई थी। जब हमने इस T1 टेम्परेचर पे हीटिंग करी तो हमने क्या देखा कि T2 टेम्परेचर पे, जिसमें T1 से T2 ऑलमोस्ट बराबर है, जिस टेम्परेचर पे कार्बोनेट टूटता है उसी टेम्परेचर पे Ag2O भी डिकम्पोज हो जाता है, क्योंकि ये तो वैसे ही नोबल मेटल का मतलब लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, इसको प्यार ही नहीं है किसी भी चीज से, तो ये अपना ऑक्सीजन तुरंत छोड़ देता है। Ag2CO3 जो है, इसके जैसे और भी मेटल्स हमारे पास हैं, जैसे Ag, Hg, Au और Pt, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। इनको इसीलिए नोबल मेटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? नोबल मेटल, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो अगर मैंने इनमें से किसी का भी कार्बोनेट, सल्फेट, आगे जाके कोई भी हीटिंग आप करा लो, अगर इनका ऑक्साइड कहीं बन रहा है तो गाड़ी को ऑक्साइड पे ना रोक के आगे ले जा दो। बताओ HgCO3 को हीट करेंगे क्या बनेगा? बता श्रेया बेटा क्या बनेगा? सर Hg plus O2 plus CO2. Hg plus O2 plus CO2। क्या आप में से हर एक बच्चा यहाँ तक मेरी बात समझ गया या नहीं समझ गया? हाँ सर। Yes. Yes. Yes, Yes. sir. कोई डाउट किसी बच्चे को मेरे? No sir. No sir. पक्का? यहाँ तक मैं कंफर्म मानूं, आगे चलूं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हिलते हैं, डुलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है वो आता है हीटिंग ऑफ बाइकार्बोनेट्स। हीटिंग ऑफ बाइकार्बोनेट्स अपने आप में एक बड़ी प्यारी सी थ्योरी है। मैंने मतलब जितनी बार भी उसको सिखाई है तो मतलब बच्चे क्या होता है कि तभी उसको समझ पाते हैं जब उसको प्रॉपर्ली फील कर पाते हैं। क्योंकि आज तक हमने कभी जब भी बाइकार्बोनेट का नाम सुना है ना, तो हम हमेशा बाइकार्बोनेट के केस के अंदर इतने कभी भी ध्यान ही नहीं लगाते थे उसको, इस बात को जो मैं अब कहने जा रहा हूँ। सेकेंड नंबर हेडिंग आती है मेरे पास, दैट इज हीटिंग ऑफ मेटल बाइकार्बोनेट्स। मेटल बाइकार्बोनेट, इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं, HCO3। इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह नहीं सकते, कहते हैं। मेटल बाइकार्बोनेट, इसकी हीटिंग समझने की कोशिश करना। दुनिया के जितने भी मेटल बाइकार्बोनेट्स होते हैं, दुनिया के जितने भी मेटल बाइकार्बोनेट्स होते हैं, वो सारे के सारे MHCO3 एक्वस में ही एग्जिस्ट करते हैं। M इज इक्वल टू ऑल, वो सॉलिड फेज में एग्जिस्ट ही नहीं करते। लेकिन केवल और केवल हमारे चार नौटंकी MHCO3 सॉलिड की फॉर्म के अंदर, पूरा लिख देता हूं, सॉलिड की फॉर्म के अंदर केवल चार ही लोग एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज हमारे चार नौटंकी। वो कौन कौन है?
दैट इज Na प्लस K प्लस Rb प्लस और Cesium प्लस। अब इसको समझा रहा हूं कि ऐसा हुआ क्यों। जब भी हम मेटल बाइकार्बोनेट्स की हीटिंग करते हैं तो होता यह है कि मेरे पास MHCO3 है। जब मैं इसकी हीटिंग करता हूं तो ये मेटल कार्बोनेट बन जाता है, M2CO3 कार्बोनेट या कोई भी कार्बोनेट बना लो, फॉर्मूले के बेसिस पे चलूं तो अगर मैं CO2 प्लस वाटर, ये ऐसे हो जाता है। अब इस चीज को समझना बड़ा हमारे लिए बड़ा ही जरूरी है कि कैसे हम इस चीज को एक्सप्लेन कर पाएंगे। जरा बोर्ड पर ध्यान से समझने की कोशिश करें। हम एक काम करते हैं, हम लोग है ना शिकंजी बनाते हैं। कैसे बनती शिकंजी? पानी लेते हैं, मतलब पहले तो ग्लास लिया, पानी डाला। मैंने आप लोगों का एक काम करिए कि कुछ बच्चे नमक लेके आना, कुछ बच्चे चीनी लेके आना। तो आप कुछ बच्चे लेकर आते हैं, हम उसमें नमक डालते हैं, उसमें शक्कर डालते हैं, शिकंजी तैयार। ऐसे ही हमने शिकंजी बनाने की बात की। तो एक बार की बात है, मैंने बोला कि भाई एक काम करना, अपने अपने घर से लेके आ। श्रेया अपने घर से नमक लेकर आ गई, अंगद अपने घर से चीनी लेकर आ गया। मैंने पानी लिया, पानी लेके उसमें श्रेया से नमक लेके नमक डाल दिया, डिजोल्व हो गया। मैं उसमें चीनी डालता, इसके पहले श्रेया बोलती रुको। मैंने कहा क्या? बोला चीनी मत डालो। मैंने कहा क्यों? बोला मुझे नहीं पीनी चीनी वाली। मैंने कहा यार ऐसी क्या बात है? बोला मुझे नहीं पीनी। तो मैंने कहा तो चीनी तो डलेगी। तो बोलती ठीक है मेरा नमक मुझे वापस करो। मैंने कहा वो तो डिजोल्व हो गया। बोला मुझे नहीं मतलब, मुझे मेरा नमक वापस करो। मैंने कहा ठीक है, चीनी को तो मैंने रख दिया साइड में, उसमें पानी में नमक जो घुला हुआ था गरम किया, गरम किया, गरम किया, गरम किया, गरम किया, पानी उड़ गया, बची नमक। मैंने कहा पकड़ तेरा नमक। मैंने उसका नमक उसको वापस दे दिया। सर इस स्टोरी से यहाँ क्या लेना देना है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, क्या लेना देना है। जब भी हम मेटल बाइकार्बोनेट्स की हीटिंग करते हैं तो वो सब एक्वस मीडियम में एग्जिस्ट करते हैं। हम ये सोचते हैं कि इनको सॉलिडिफाई करना है। सॉलिडिफाई करने के लिए हमें पानी उड़ाना पड़ेगा, पानी उड़ाने के लिए गर्म करना पड़ेगा। हम जब गर्म करते हैं तो उस पानी को उड़ाने के टेम्परेचर तक, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस लगभग टेम्परेचर तक गर्म करने पर जब पानी उड़ेगा, उसके पहले ही दुनिया के सारे मेटल बाइकार्बोनेट डिकम्पोज हो चुके होते हैं, जो मैंने रिएक्शन बोर्ड पे लिखी उस तरीके से। यानी कि वो एग्जिस्ट करेंगे एक्वस में, और जैसे आप पानी बाहर निकालोगे वो डिकम्पोज हो जाएंगे। लेकिन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम थर्मली स्टेबल थे, मैंने बताया था। तो वो गर्म होते गए, होते गए, होते गए, ब्रेक नहीं हुए, ब्रेक नहीं हुए, ब्रेक नहीं हुए। पानी उड़ गया तब भी ब्रेक नहीं हुए, यानी कि पानी उड़ गया तब भी ब्रेक नहीं हुए, मतलब पानी उड़ गया तब वो सॉलिडिफाई हो गए और ब्रेक नहीं हुए। अब उसके बाद अगर आप उनको हीट करोगे तो वो ब्रेक हो जाएंगे। यानी कि ब्रेक तो वो होते हैं लेकिन स्टाइल से होते हैं, वो सॉलिडिफाई होने के बाद डिकम्पोज करते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ी ये बताने के लिए कि ये एक्वस मीडियम के अंदर ही, एक्वस मीडियम के अंदर ही स्वाहा हो गया, डिकम्पोज हो गया। यहां पर m कौन कौन? m इज इक्वल टू ऑल। क्या बात समझ में आ गई मेरी? लेकिन ये जो लोग हैं कौन कौन? MHCO3 वाले, MHCO3 वाले जो हैं एक्वस। यहां पर अगर m इज इक्वल टू सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की मैं बात करूं तो इनको हीट करने पर पहले ये MHCO3 में ही रहते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं। पहले तो पानी उड़ा देते हैं, यहाँ पे माइनस वाटर, वाटर इन्होंने उड़ा दिया, वाटर उड़ गया। वाटर उड़ने के बाद में, वाटर उड़ने के बाद में अब ये जो सॉलिडिफाई हो गया, तब आप जब इसको हीट करोगे तब ये डिकम्पोज करके कार्बोनेट, काम वही करेंगे, कार्बोनेट वही बनाएंगे, बाइकार्बोनेट ही बनाएंगे, बट ये सॉलिड स्टेट में रह सकते हैं, सॉलिड स्टेट में ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया मेरे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, तो बताओ कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में कभी हो सकता है या नहीं हो सकता? बस यही वो ऐसा शब्द है जो कि हम लोग हमेशा से बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन कभी भी हमने इमेजिन नहीं करा। हमें लगता है नहीं नहीं सर, कैल्शियम बाइकार्बोनेट तो हमारे किचन में भी होता है। नहीं होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉलिड फेज में कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, इस बात का आप हमेशा से ध्यान रख लेना। कैल्शियम बाइकार्बोनेट कभी भी सॉलिड फेज में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या बताऊं मेरे बच्चे, सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई? यस सर। इसके साथ साथ, हाँ बेटा बोल।
इसके साथ साथ आखिर ये ऐसा कैसे हुआ कि ये बाइकार्बोनेट डिकम्पोज होके ये कैसे बन जाते हैं, बाइकार्बोनेट ये डिकम्पोज होके कार्बोनेट CO2 H2O कैसे निकालते हैं, ये बात मैंने आपको उधर भी सिखाई थी रोल नंबर 42, आपको याद हो। H2C H2O CH इसकी रिएक्शन करी मैंने CO3 नेगेटिव की इससे, तो क्या ये H उसके पास चला गया, अगर ये H उसके पास चला गया तो ये बना HCO3 नेगेटिव और उसको एक मिल गया वो भी HCO3 नेगेटिव, तो दो मॉलिक्यूल HCO3 नेगेटिव के बन गए। H2CO3 एक्चुअली है क्या ये H2O प्लस CO2 का कॉम्बिनेशन है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो रिएक्शन है कार्बोनेट में जब आप H2O प्लस CO2 डालोगे तो वो बाइकार्बोनेट बन जाएंगे, और जब आप बाइकार्बोनेट्स को गर्म करोगे तो ऐसी कंडीशन में वो क्या बन जाएंगे, कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। तो कार्बोनेट में H2O और CO2 डालने पर वो बाइकार्बोनेट बन जाते हैं और बाइकार्बोनेट को हीट करने पर वो कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 बनाते हैं। दिस इज व्हाट मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करी कि किसी भी बाइकार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो वो क्या बन जाता है, ये मैंने आपको अभी समझाया। क्या मेरा बेटा समझ में आ गया सभी को या नहीं आया? अगर ऐसा है तो हम इसके अब एग्जांपल डील कर सकते हैं। पहला है LiHCO3। जल्दी से श्रेया मुझे बता दे LiHCO3 के यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखूं? ये एक्वस ही लिखूं, और हीट करने पर क्या बनाएगी, Li2CO3 नहीं सॉलिडिफाई नहीं, Li2CO3 प्लस CO2 प्लस वाटर। हाँ ये जरूर है कि इसके बाद अगर आपने इसको और हीट करा तो ये कार्बोनेट भी डिकम्पोज होगा, वो अलग बात है, पर अभी हम तो सिर्फ एक स्टेप हीटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसका दोस्त लिया MgHCO3 होल ट्वाइस एक्वस, क्या कहती है श्रेया इनके बारे में कि ये हीट करने पर डिकम्पोज होंगे या नहीं होंगे, और ये एक्वस में तो है, क्या ये सॉलिडिफाई होंगे या सीधे डिकम्पोज हो जाएंगे? डिकम्पोज हो जाएंगे, सीधा डिकम्पोज होके MgCO3 बना लेगा प्लस CO2 बना लेगा प्लस वाटर बना लेगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? लेकिन अगर मैंने ले लिया यहाँ पर NaHCO3, क्या यहाँ मैं एक्वस लिखूं या सॉलिड लिखूं? सॉलिड। अरे एक्वस भी तो लिख सकता हूँ भाई, स्टार्टिंग तो एक्वस से भी कर सकता हूँ ना, है ना। और मैंने इससे क्या बना लिया, NaHCO3 सॉलिड हीट करने पर। फिर उसके बाद जब आप हीट करोगे तो आप अपने मन की निकालो, डिकम्पोज कर दो Na2CO3 प्लस CO2 प्लस वाटर। बोलो मेरा बेटा सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? यानी कि ये जो है ये एक्वस से सॉलिड तक जा सकता है, लेकिन ऊपर वाले एक्वस में ही निपट जाते हैं, उन्होंने कभी सॉलिड की जिंदगी देखी ही नहीं है। समझ में आ गया सभी बच्चों को मेरे? आगे चलते Yes. इसके बाद में थर्ड नंबर पे आते हैं, और थर्ड नंबर है दैट इज हीटिंग ऑफ मेटल सल्फेट्स। सल्फेट्स का फॉर्मूला होता है SO4 नेगेटिव, हीटिंग ऑफ मेटल सल्फेट्स। अभी जो हीटिंग ऑफ मेटल सल्फेट है ये कैसे अपन लोग पढ़ेंगे, जरा बोर्ड पर ध्यान से देखें। दुनिया के जितने भी मेटल सल्फेट्स हैं, उन सभी को हीट करने पर हम देखते हैं कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू लेस देन 800 डिग्री सेल्सियस है या मेंशन ही नहीं की गई है, तो जो आपको आता है वो करो। मेटल को एक ऑक्सीजन दे दो, क्या हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड बना लेगा अपना, और बाकी जो बचा उसको लिख दो, बाकी क्या बचा, SO3। तो यहाँ पर SO3 गैस रिलीज होती है, सिंपल। अगर लेकिन उसने खुद ने जानबूझ के क्वेश्चन में लिखा है टेम्परेचर ग्रेटर देन 800 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर हम बना देंगे मेटल का ऑक्साइड। तो सर इसमें क्या चेंज करा आपने, बिल्कुल सेम टू सेम वही लिखा, लेकिन SO3 जो होती है वो इतने हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोज हो चुकी होती है, बनते बनते ही SO2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो चुकी होती है। तो हमें यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेटर देन 800 के ऊपर SO3 का बॉन्ड भी टूटा हुआ मिलता है, SO2 प्लस O2। जरा बोर्ड पर अगर हम फील करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फेट में +6 होती है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में यहाँ पर भी +6 है, यानी कि नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है, कोई रिडॉक्स नहीं हुई। लेकिन नीचे वाली रिएक्शन को रिडॉक्स कहने में कोई शर्म नहीं है। आप देख सकते हैं कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ गई है, साथ में ऑक्सीजन रिमूव हो गई है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। ऑक्सीजन रिलीज होना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, आपको सभी को मालूम है रिडक्शन का एक पैमाना है, +6 से +4 आई, रिड्यूस हो गया, ऑक्सीजन रिलीज हो गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? लेकिन ये कहानी तभी करनी है जब मेंशन्ड हो क्वेश्चन के अंदर कि 800 से ज्यादा टेम्परेचर देना है, अदरवाइज नहीं करना।
आगे की बात, यहाँ पर m कौन कौन, m इज इक्वल टू ऑल मेटल, दुनिया के सारे मेटल्स ऐसा करते हैं, लेकिन m ऐसा कौन नहीं करता है, m इज नॉट इक्वल टू हमारे चार नौटंकी Na प्लस K प्लस Rb प्लस और Cs प्लस। बात समझ में आ गई? अगर हम यहाँ पर, हाँ बेटा कोई कुछ बोला? नहीं सर। M2SO4 को जब अपन हीट करते हैं तो ये M कौन कौन है, Na प्लस K प्लस Rb प्लस और Cgm प्लस। स्क्रीन ब्लर तो नहीं आ रही ना अभी तो? नो सर। इसको जब अपन हीट करते हैं तो ये डू नॉट डिकम्पोज, ये डिकम्पोज नहीं करना है इनको, रादर मेल्ट्स एट हाई टेम्परेचर, मेल्ट हो जाएंगे हाई टेम्परेचर पे, मेल्ट्स एट हाई टेम्परेचर। मैंने अभी इन दिनों मतलब इतनी क्लासेस ले ली हैं, मतलब ऑनलाइन, इनफैक्ट आप लोगों की तो ऑनलाइन का तरीका है बस, लेकिन है तो आप लोगों की ऑफलाइन के तरीके से, लेकिन मैंने इन दिनों इतनी ऑनलाइन क्लासेस ले ली है तो मैंने दूसरे लोगों को भी लेक्चर लेते हुए, समझते हुए, बोलते हुए सुना। मैंने मतलब अभी ऐसा देखा है, जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो ये ट्रेंड चल रहा है कि मतलब स्टूडेंट तो बड़ा भोला है, उसको तो पता ही नहीं है कि क्या एक्चुअली मार्केट में चल रहा है। उसको तो जहां पर एंटरटेनमेंट की फीलिंग आ रही है ना, उसको लग रहा है कि बस वही मेरा गोल है, मतलब वहीं मेरे को फायदा मिल सकता है। मतलब मैंने ये हीटिंग इफेक्ट के दौरान मुझे इसलिए चीज याद आई कि मैंने कोई ऐसा, मतलब एक दो टीचर जो हमारे साथ कोटा के पढ़ाए हुए हैं वो बहुत ही प्रॉपरली पढ़ाते हैं, मैं गलती नहीं बोलूँगा, लेकिन मैंने अधिकतर जो टीचर्स अभी देखे हैं उन टीचर्स को तो सिर्फ ये जो रिएक्शन में नीचे लिख रहा हूँ ना, ये जो रिएक्शन में नीचे लिख रहा हूँ ना, इनमें से कोई 4 5 6 रिएक्शंस उठा के रिएक्शन लिख दी, देखो ऐसे करके हीट करने पर डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन कहीं पर भी ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि कोई डिकम्पोज हो रहा है और कोई डिकम्पोज क्यों नहीं हो रहा है, या डिकम्पोजिशन के अंदर कंपाउंड क्या बनेंगे, डिकम्पोजिशन की रिएक्शन, दैट इज दे आर टेकिंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन फॉर द सेक ऑफ कि यार ये तो याद ही करनी पड़ेगी, ये तो ऐसी होती है, उसका मैं क्या समझाऊं यार, इसमें ये तो याद करनी पड़ेगी। मतलब मुझे कई बार ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को बड़ा भोला है स्टूडेंट्स, और उनको बेवकूफ बनाने का काम ये बड़ी बखूबी से कर लेते हैं। मैं मतलब उसमें कोई नाम भी नहीं ले सकता, ना कुछ कर सकता हूँ, लेकिन दैट्स द ट्रेंड, क्योंकि मैं अभी हूँ कुछ सिस्टम्स का पार्ट जिसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि बड़ी भयानक स्थिति चल रही है। आपके भी कई सारे दोस्त होंगे जो कि अभी इस चीज का शिकार हो चुके होंगे, हैं, जो कि ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे यूट्यूब पे और अलग अलग इंस्टीट्यूट की ऐप के ऊपर, अनअकैडमी और इन सब पे, बाईजूस और इन सब पे पढ़ रहे हो। सर कोई ऐसे तो नहीं पढ़ता, सब ट्यूशन या कोचिंग में ही पढ़ते हैं। इनके सब्सक्रिप्शन किसी ने नहीं ले रखे? मैं तो लिख नहीं जानती। ताजुब है, मतलब जेवियर्स में कोई किसी ने नहीं ले रखा, ऐसा तो नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे बढ़ते वक्त हमने क्या देखा कि अब एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, Li2SO4, Li2SO4 को हीट करते हैं, प्रोडक्ट बोलो क्या बनता है? भव, विश्वास, वंशिका, यशस्वी, तुम्हारे भी किसी दोस्तों ने नहीं ले रखा ऐसा कोई? सर कभी बताया नहीं हो तुम। क्या तो मेरे कुछ दोस्तों ने ले रखा बायजूस। ले रखा है? बढ़िया है। तो वो
मामला सेट चल रहा है उनका, दिक्कत नहीं आ रही? अच्छा खैर बच्चों को तो ये लगता है ना वही अच्छा है। जितना लगता है पढ़ते नहीं है इतना, तो मिस कर देते हैं उस क्लास में। अच्छा मतलब उनको मतलब उनका मोटिव वो है ही नहीं, तो फिर अपन क्यों उनको दिमाग लगाए। सही बात है। सर उन ज्यादा उसमें कुछ समझ भी नहीं आता है सर, उनको सिर्फ अट्रैक्टिव क्लासेस दिखती है बस, और कुछ नहीं है मेरे पास पढ़ा है। उनको ये क्लासेस का भी दिखाना कि ताकि यार उनका बुरा ना हो यार, मतलब तुम्हारे दोस्त हैं उनका किसी का बुरा ना हो, उनको पता रहे कि यार कंटेंट है मार्केट के अंदर काफी अच्छे अच्छे। आप यूट्यूबर से मत पढ़ो, एडुकेटर से पढ़ो, दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। बहुत सारे लोग तो सिर्फ यूट्यूबर से पढ़ रहे हैं। यूट्यूबर्स को पढ़ा सकते हैं क्या? मैंने ऐसे लोगों को वहां पढ़ाते हुए देखा है जो कि कुछ दिनों पहले तो मतलब है ना यूट्यूब पे मस्ती वाले वीडियो बनाया करते थे, आजकल उनको लगा यार किस तरह से घुस गए, वो एंटर ले लिया और वहां पे और क्या धमाके से चलते हैं भाई साहब। उनकी क्लास के अंदर, हमारी क्लास के अंदर 4 5 10 बच्चे 15 बच्चे होंगे, क्योंकि वो तो वही होंगे जो कि सिर्फ पढ़ रहे हैं। और उनकी क्लास के अंदर 500 600 1000 2000 बच्चे होते हैं, और करते क्या है, सिर्फ आपस में चैटिंग करते रहते हैं। तो मुझे देख के बड़ा आश्चर्य होता है कि यार मतलब एंटरटेनमेंट जो है वो एजुकेशन से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है एंटरटेनमेंट एजुकेशन से। बच्चों को एंटरटेनमेंट की गजब लत पड़ी हुई है यार। गजब। मेरे मेरे भी जो वीडियोस है ना अकेडमी के, उनको कहना वो देखें और समझें उनसे कि भाई कहीं बुरा ना हो जाए उनका, वो मतलब ऐसे ही हवा में कहानियां चला रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए। चलो आगे देखें। MgCO3 को हीट करेंगे। ये देखो, ये दोनों पड़ोसी भाई जो हैं एकदम एक जैसे से काम करते हैं, लेकिन अगर मैंने इसकी जगह पर सोडियम ले लिया होता Na2SO4 तो क्या होता? ये हीट करने पर डिकम्पोज नहीं होता। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है? बिल्कुल। यस सर। कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? बोलो। नहीं। अब इसमें जो अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं ना वो ये वाले बनते हैं, डॉट वाटर वाले। इसको हीट करते जाते हैं तो कुछ स्टेप्स में पानी हटता जाता है, फिर फाइनली CuSO4 सॉलिड या एनहाइड्रस बन जाता है। फिर आप उसको हीट करते हो तो वो वही जो हम पढ़ते हैं CuO+SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात जो आपके सामने आ रही है वो ये आ रही है कि हीटिंग करना आपको आना चाहिए कि सल्फेट की हीटिंग कैसे करनी। लेकिन अभी जो पानी टुकड़े टुकड़ों में निकल रहा है ना, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। याद है कैल्शियम का एक कंपाउंड होता है, फॉर्मूला याद है उसका? अंगद, क्या फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट की एक स्पेशल कंपाउंड का? 7H2O। क्या? कैल्शियम में 7H2O। .7H2। क्या नाम होता है इस कंपाउंड का? या 2H2O होता है, पता नहीं, मुझे तो ऐसा ध्यान आ रहा है कुछ। जिप्सम। क्या होता है ये? जिप्सम। और इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर ये वाटर लूज कर देता है। कितना? 1.5 वाटर लूज कर देता है, आधा वाटर रह जाता है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ सर, आधा रह जाता है। इसको क्या कहते हैं आधा वाटर लूज करने के बाद जो प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और इसके बाद और वाटर लूज कर देता है पूरी तरह, CaSO4, तब क्या कहलाता है ये? डेड बॉन्ड प्लास्टर कहलाता है क्या? हाँ सर। सच में तुमने कभी पहले नहीं सुनी ये सब चीजें? सर ये सुना है। तो फिर अभी क्या हो गया, मुझे जवाब देने की इच्छा नहीं थी क्या? चलें आगे। 6 नंबर,
बोर्ड पर थोड़ी सी चीजें क्रिटिकल होती जा रही है, जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना। मेरे पास है यहाँ पर PbSO4। PbSO4 को जब आप हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, PbO प्लस SO3। देखते जाना क्या समझाता जा रहा हूँ आगे। 7 नंबर, मेरे पास Ag2SO4 है। उस Ag2SO4 को हीट करोगे, आपको अभी मैंने समझाया Ag प्लस O2 निकल जाएगी और बाकी तो SO3। मैंने यहाँ पे किसी जगह भी टेम्परेचर ज्यादा नहीं दिया, मुझे मालूम है तो सवाल आएगा तो आप कर दोगे। अगले 8 क्वेश्चन की तरफ थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये रहा, FeSO4। FeSO4 को जब आप हीट करोगे, एयर नहीं है ध्यान रखना, तो ऐसी कंडीशन में वो बनाएगा FeO प्लस SO3 बनाएगा। क्या बनाएगा वो, FeO प्लस SO3। लेकिन और यहाँ पर कुछ नया होने वाला है। ये SO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ऑक्सीडाइज कर देता है और इवेंचुअली जो हमें कंपाउंड मिलता है वो मिलता है Fe2O3 और ये रिड्यूस होके SO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो नेट रिएक्शन हमें देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है FeSO4 को हीट करने पर वो Fe2O3 प्लस SO2 में प्लस बची हुई SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। सर ये क्या कर दिया आपने रिएक्शन का, समझाता हूं, ध्यान से देखना। रिएक्शन में आयरन Fe+2 में था, जब आपने उसको हीट करा तो आपने सोचा वो +2 में ही होगा, लेकिन SO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2SO4 का पिताजी है ये, कंसंट्रेट H2SO4 एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ हीटिंग और चल रही है, तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कम नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, +2 से +3 में कन्वर्ट कर देगा और खुद रिड्यूस होके +4 बना लेगा। याद है SO2 निकलती थी हमेशा कंसंट्रेट H2SO4 के केस में, तो ये वो यहाँ पर हो गया। क्या बताइए, मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं? डन। यस। अब इस रिएक्शन को इसीलिए इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स कहते हैं, क्योंकि अपने आप हो जाती है, ऐसा नहीं टुकड़ों में होती है, टुकड़ों में तो मैंने पढ़ा पर अपने आप हो जाती है। अब सर एक चीज अभी आपने और कही कि सर ये SO3 बच जाएगी, ये क्या आपने कहा, तो इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो। इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो 2 आयरन इधर 2 आयरन इधर, सल्फर इधर कितने, 2 इधर 2 आ गए, ऑक्सीजन गिनो इधर कितनी है 8, इधर गिनो कितनी 3 और 2 5 और 3 8। क्या पूरी रिएक्शन बैलेंस्ड है? इस रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन में आप देख सकते हो क्या प्रोडक्ट साइड में SO3 बच रहा है या नहीं बच रहा है? बच रहा है। बच रहा है। क्या बताइए, मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही? हाँ सर। रिएक्शन प्रॉपरली क्लियर है? यस सर। यस सर। अगर मैंने ऐसी नंबर 9th रिएक्शन करी जिसके अंदर मैंने Fe2SO4 होल थ्राइस ले लिया, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 थी, तो यहाँ हीट करने पर कोई कुछ नहीं होगा, Fe ऑलरेडी +3 में है तो वो +3 में रहेगा, SO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये सब सुनने के बाद बच्चों की इच्छा होती है सर एक बार पीछे चलो सर यहाँ पर जब आपने आयरन की रिएक्शन लिखी थी तो उस आयरन की रिएक्शन में भी तो ये Fe+2 था सर, आपने इस समय पर बोला एयर प्रेजेंट है, तो सर यहाँ तो एयर प्रेजेंट नहीं है फिर भी, तो सर क्या यहाँ CO2 इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता क्या? ना, CO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो हमारा क्या होता? CO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। एक बात, टेक्निकली CO2 स्टेबल है कार्बन +4 में, वो नीचे नहीं आता है, तो CO2 ऑक्सीडाइज नहीं करता है सामने वाले को, इसलिए यहाँ Fe+2 ही रह गया, एयर डाली तब आता है। ठीक है। दूसरी चीज सर आगे थोड़ा सा और चलो, आपने अभी अभी हमें एक रिएक्शन सिखाई कि यहाँ पर SO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो हम मान लेते हैं CO2 नहीं है इसलिए ऐसा हुआ, तो सर इसने ऊपर किसी को ऑक्सीडाइज नहीं करा क्या? देखो कर ही नहीं सकता। लिथियम अपनी +1 में बैठा है, उससे ऊपर वो जा नहीं सकता। मैग्नीशियम जो है वो अपनी +2 में बैठा है, उससे ऊपर जा नहीं सकता। सोडियम का तो डिकम्पोजिशन ही नहीं हो रहा। कॉपर अपने +2 में बैठा है, उसके ऊपर वो जा नहीं सकता। कैल्शियम +2 में बैठा है, उसके ऊपर वो जा नहीं सकता। पीबी सर पकड़ में आ गए सर आप, पीबी तो सर ऊपर जा सकता है, पीबी को ऊपर ले जाने की औकात सिर्फ बिजली में है। पीबी के इनर्ट पेयर इफेक्ट में हमने पढ़ा था कि पीबी +2 में स्टेबल होता है, +4 में वो हाईली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो +4 के अंदर जा नहीं सकता, +4 में उसको हम नहीं ले जा सकते। तो क्या उसको +4 में SO3 ले जाएगा? पॉसिबल ही नहीं। सर Ag, अरे Ag तो रिएक्टिव ही नहीं है, वो तो 0 में आना चाहता है, तो इसलिए आप उसको तो ऑक्सीडाइज कर नहीं सकते, बल्कि वो तो अपने साथ के ऑक्सीजन को और छोड़ देता है। तो ये काम वहां करो जहां पॉसिबल है, डरते क्यों? ऐसा थोड़ी कि और पॉसिबल नहीं है। दो और कराता हूं।
SnSO4 करो, SnSO4 के केस में हीट करो, अपने आप आपको फीलिंग आ जाएगी ऐसा हो सकता है, क्योंकि याद करो इनर्ट पेयर इफेक्ट में हमने पढ़ा था कि Sn+2 की जगह +4 में स्टेबल होता है, तो Sn भी जाना चाहता है आगे, SO3 बोलता है मैं तुझे आगे ले जाऊंगा, Sn बोलता है यार ये तो अच्छी बात है, तो Sn चला जाता है, SnO2 में चला जाता है, मतलब +4 में बच चला जाता है +2 से, और यहाँ पर खुद वो रिड्यूस होकर SO2 बना लेता है। अब पॉइंट आता है कि सर इस जगह पर आप बताइए कि इस जगह पर सर आप बताइए कि क्या SO3 बचेगी या नहीं बचेगी, ये रिमेनिंग SO3 है, ध्यान रखना, ये जो SO3 है ये कौन सी है, रिमेनिंग, ये रिमेनिंग SO3 है, तो क्या वहां पे SnSO4 के केस में रिमेनिंग SO3 बचेगी या नहीं बचेगी, क्या तरीका बताया, बैलेंसिंग करो, क्या बैलेंसिंग में देखो ऑलरेडी बैलेंस हो गया, तो क्या बची या नहीं बची, नहीं सर। आप में से नहीं किसी को बची। ये शक तो नहीं है ना सर आपने यहाँ पे 2 लिख दिया इसलिए वो बच गई, यहाँ पे भी 2 लिख दोगे तो भी बच जाएगी, ऐसा तो शक नहीं है कहीं, नहीं सर। नहीं ऐसा नहीं है, ध्यान रखना, ऐसा ये बेवकूफी मत कर देना, वो मैंने 2 लिखा बैलेंसिंग करने के लिए, उसको 1 करोगे तो वहां पर मुझे दोनों का आप तीनों का हाफ ऑफ मोल बनाना पड़ेगा, लेकिन बनेंगे तीनों ही, तभी बैलेंस होगा, नहीं तो बैलेंस हाँ नहीं होगा, ठीक है, और यहाँ पर ये बैलेंस है, चाहे आप उसको 2 कर दोगे तो वो 2 मोल बना देंगे, पर रिएक्शन ऐसे ही चलने वाली दिख रही है। सोचो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन से प्रोडक्ट डिटरमाइन हो गया आज, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, क्या नहीं सर। क्या पूरा सल्फेट क्लियर है, समझ में आ गया सभी बच्चों को सल्फेट, ठीक है, हाँ अगला सर। नंबर चलते हैं, बड़ा प्यारा सा है, सच में बहुत प्यारा है, 4th नंबर है, दैट इज हीटिंग ऑफ नाइट्रेट्स, हीटिंग इफेक्ट ऑन नाइट्रेट्स, मेटल नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स क्या होते हैं, NO3 माइनस को नाइट्रेट कहते हैं, ठीक है, हाँ भाई यशस्वी, नाइट्राइड किसे कहते हैं, N2 minus. इन दोनों में से भी कुछ कहना चाहती हो क्या, पहले वाला दूसरा वाला, The second. सेकंड वाले को नाइट्राइड कहते हैं, इसको क्या तो पढ़ाऊं मैं, सोचो सही में आप टेस्ट का रिवीजन करते हैं, जब आपके टेस्ट लिए जाते हैं तो आप रिवीजन करते हैं आप लोग, अगर आपने कोऑर्डिनेशन चैप्टर का रिवीजन किया हो तो भी समझ में आता है, नाइट्राइड यार बेसिक कांसेप्ट है, नाइट्रोजन पे तो 3 नेगेटिव कोई भी बच्चा बोल देता है भाई, N3 पर माइनस, N पर 3 माइनस, और N3 माइनस होता है अजाइड, नाइट्रोजन पे 2 माइनस जैसा तो मैंने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं यार, और नाइट्राइट क्या होता है फिर, नाइट्राइट होता है NO2 माइनस, NO2 minus. तो ये सब चीजें मतलब पता नहीं, अगर ऐसा आपका मामला चल रहा है तो संगीन स्थिति है। दुनिया के जितने भी मेटल नाइट्रेट्स हैं, जितने भी मेटल नाइट्रेट्स है, अच्छा मैंने आपको याद करो, देखो ये तो क्लियर है कि जब मैं पढ़ाई करता था ना, जब मैं पढ़ाई करता था तो बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं करता था, विथ रिस्पेक्ट टू आलसी था, ये तो क्लियर है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा क्लियर है कि जब मैं पढ़ता था, मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूं, चाहे स्कूल में चाहे कभी इंस्टीट्यूट में पढ़ा, कभी भी तो 10% या 20% ही पढ़ता था, लेकिन वो जो 10% और 20% है ना,
उसको मतलब मैं बहुत गहराई से ही पढ़ता था, ये तो क्लियर है। मैं नहीं पढ़ता था, उसका नतीजा ये था कि मुझे आगे जाके कंपटीशन के दौरान लगभग 4 टाइम्स पढ़ाई करनी पड़ी। ऐसा भी होता था कि 17 से 18 घंटे 19 घंटे भी पढ़ना पड़ता था, ठीक है। और मतलब कोई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल मैंने लाइफ नहीं देख पाया। हाँ ये है कि आज भी मेहनत के कारण ही सक्सेसफुल हूँ। बहुत अच्छा रेपुटेशन है, बहुत अच्छा कमाता हूँ, बहुत अच्छी हैप्पी फैमिली है। मतलब मुझे लगता है कि यही इंपॉर्टेंट है आपकी सक्सेसफुल लाइफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। हेल्थ अच्छी है, ये सब चीज। लेकिन उस समय पढ़ाई नहीं करी तो कभी और नॉकआउट करनी पड़ी। लेकिन तब भी एक गारंटी थी कि जो चीज 10% या 20% भी पढ़ी ना, उसको कंसेप्चुअली पढ़ी। अब मैंने आपको याद हो तो बताया था कि मैं भी भूल जाया करता था ये नाइट्राइट नाइट्राइट नाइट्रेट, पता ही नहीं क्या होता है। तो मेरे दिमाग में फंडा क्लियर था, ऑक्साइड। ऑक्साइड ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव को ऑक्साइड कहते हैं, क्योंकि एक ऐसी चीज है जिसका ऑक्सेट और ऑक्साइड इस तरह की कोई चीज नहीं होती, वो क्लियर है। ऑक्साइड था ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, वो फॉर्मूला सबको याद भी रहता है। तो मैंने ऑक्सीजन 2 नेगेटिव ऑक्साइड याद रख लिया। अब समझ में आ गया कि एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज है तो आइड लगा लेना है। तो क्लियर था ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव ऑक्साइड, सल्फर पे 2 नेगेटिव सल्फाइड, कार्बन पर 4 नेगेटिव कार्बाइड, हेलोजन पर नेगेटिव हेलाइड या क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड फ्लोराइड, या फिर नाइट्रोजन पर 3 माइनस है तो कॉमन सेंस थी यार, 3 माइनस नाइट्राइड, फास्फोरस पे 3 माइनस फॉस्फाइड, हाइड्रोजन पे माइनस हाइड्राइड। तो वो क्लियर था एलिमेंट पर नेगेटिव तो आईडी आना है। अब एक फंडा क्लियर होते है अपने आप, दोनों फंडे अपने आप क्लियर हो गए कि 8 और 8 तो तब आता है जब ऑक्सी एसिड्स होते हैं। तो अब ये क्लियर है कि 8 और 8 मतलब मैंने अभी थोड़े 3-4 दिन पहले मुझे किसी बच्चे ने मतलब टेलीग्राम के ऊपर एक मैसेज डाला था, पता नहीं क्या डिस्कशन आया था, कुछ तो डिस्कशन आया था, कोई मेरी तारीफ में कुछ अलग तरह का उसने एक मैसेज डाला, टेलीग्राम पे डाला था या फिर शायद यूट्यूब पे किसी चैनल के ऊपर डाला था। मैंने अपनी क्लास में ऐसे याद दिलाता था कि 8 सेट की तरह मोटा होता है, मैंने कि बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होता है। तो उसने एक्चुअली कुछ ऐसा कुछ लिख के इसमें डाल दिया था। मैं वो मतलब उस समय पढ़ के बड़ा मुस्कुराया, मुझे बड़ा प्यारा सा लगा वो। तो सोचो मतलब बच्चों ने याद रख रखा है कि कितने साल पहले पढ़ाए हुए मेरे बच्चे थे, उन्होंने भी याद रख रखा है सेठ 8 मतलब बड़ा वाला, और 8 ऐसे बोलने में ऐसा लगता है छोटा सा कोई, 8 तो छोटा वाला यानी कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट 8 और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट 8, इतना समझ आ गया, और क्या चाहिए यार। तो ये सब चीजें जो है ये मतलब लाइफ के पार्ट है यार, सीखो यार इनको, ऐसे गड़बड़ मत करो तुम यार। और तुम बच्चों को तो यार मैं सच में बड़ा प्यार से हर एक चीज समझाता हुआ पढ़ाता हूँ। मेरे से कई सारे यूट्यूब के ऑनलाइन बच्चों ने और मतलब अनअकैडमी के कई सारे ऑनलाइन बच्चों ने कहा कि काश हम आपसे पूरे साल ऐसे पढ़ पाते। मतलब इस बात का सच में मेरे पास भी जवाब नहीं है, क्योंकि उनकी पढ़ाई जिस तरह से आपको पढ़ाया जाता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, मतलब सच में उसका मुकाबला मैंने नहीं देखा। आपको पढ़ाई की वैल्यू पता तभी होगी जब आप एक बार उनकी पढ़ाई देखो, आपको पता लगेगा कि वहां क्या हवा चल रही है गार्डन में बैठे और हवा चल रही है वहां बड़ा ऐसा ही है सभी जगह पर। मैं तो मतलब कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ओपन यूट्यूब की बात करता हूँ। ओपन यूट्यूब के ऊपर हर जगह आजकल तो बोर्ड पेंसिल बोर्ड लेके पढ़ाना चालू हो गया है कि किसी और जगह तो ठीक है, खुद का चला लेता हूँ तो दुनिया के जितने भी मेटल नाइट्रेट्स हैं हीट करने पर, देखो NO3 है, एक ऑक्सीजन इसने ले लिया मेटल ऑक्साइड, बचेगी क्या NO2। लेकिन यहाँ पर एक लोचा है जिस लोचे को आप याद भी रख सकते हो। कैसे? क्या मेटल नाइट्रेट में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? मेटल नाइट्रेट्स में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कितनी नजर आ रही है? क्या +5 होती है क्या? 5 अगर यहाँ पे +5 होती है और यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ गई है, यानी कि रिडक्शन हुआ है। बाकी तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट में तो कोई चेंज ही नहीं आया है। तो इसको तभी हम जस्टिफाई कर पाएंगे जब ऑक्सीजन निकलेगी, नहीं तो हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये रिएक्शन, कोई सी भी रिएक्शन हो, ये रिडॉक्स रिएक्शन होती है। यहाँ तो मैंने मेटल भी नहीं बताया, ये रिएक्शन कैसी होती है, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। अब यहाँ पर
ऐसे केस में m कौन कौन, m इज इक्वल्स टू ऑल मेटल, दुनिया के सारे मेटल्स ऐसा करेंगे। ऐसा कौन नहीं करेगा, तो हमारे चार नौटंकी ऐसा नहीं करेंगे। Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस और Cesium प्लस, ये हमारे चार नौटंकी हैं जो ऐसा नहीं करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि ये जो चार नौटंकी हैं, ये जो मेटल नाइट्रेट्स हैं, किनके, इनका फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, बड़ा इजी हो जाएगा। ये रहा MnO3, इन चारों की बात कर रहा हूँ। इनको हीट करने पर, मैंने कहा ना, या तो ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, और अगर डिकम्पोज होते हैं तो स्टाइल से डिकम्पोज होते हैं। मतलब इन्होंने देखो नाइट्राइट में कदम रखा है, और अगेन यहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट घटी है, तो ऑक्सीजन तो यहां पर भी निकलेगी। फिर इसके बाद अगर हमने इनको और हीट किया तो ये फर्दर अब डिकम्पोज हो जाएंगे। अभी भी देखो नालायक है, भयंकर नालायक है ये बना रहे हैं मेटल ऑक्साइड प्लस N2 प्लस O2। ये O2 फिर निकलना आप जस्टिफाई कर सकते हो, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट घटती जा रही है तो ऑक्सीजन निकलती जा रही है, जस्टिफाइड है, पूरा जस्टिफाइड है। क्या सभी बच्चे को मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यस यस सर। पक्के से आ गई मेरा बच्चा बात? रिएक्शन को इतना सिंप्लीफाई करके जो मैंने बताया है, अब आप आंसर करने में इजी हो जाओगे। नहीं तो क्या होता है प्रॉब्लम, यहाँ पर M कौन कौन है लिख देता हूँ, Na, K, Rb और Cs। अगर मैं इन रिएक्शंस को डायरेक्टली दिखाऊं ना, तो शायद आप नहीं पकड़ पाओ। आइए जरा बोर्ड पर रिएक्शंस को भी डायरेक्टली देखते हैं। हम यहाँ चलते हैं हमारे मटेरियल पे, इनऑर्गेनिक बंसल मटेरियल, थ्योरी पे गए, सॉर्ट, हीटिंग इफेक्ट। ये हीटिंग इफेक्ट की एक शीट है जो कि आपको मिल जाएगी, प्रिंटेड मटेरियल है। इसमें देखो कहीं पे क्यों हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ डायरेक्टली हीटिंग की रिएक्शंस को लिखा हुआ है। इसमें आप नाइट्रेट्स की रिएक्शन देखो, यहाँ पर लिखा है कि सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम के ऐसे डिकम्पोज होते हैं बस, और उसके बाद में धमाधम रिएक्शंस लिखी हैं। इन रिएक्शन में किसके साथ क्या हो रहा है, किसके साथ क्या नहीं हो रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं। इस चीज को बच्चा समझ जाता है क्योंकि ये तो हमारे ही नोट्स हैं, इसलिए बच्चा समझ जाता है, क्योंकि हम ये नोट्स तब दे रहे हैं बच्चों को जब हम क्लास में लिखवा चुके हैं। अब क्लास के अंदर आपके सामने बिल्कुल क्लियर रिएक्शंस हैं, आप देखो इससे ज्यादा बेहतर रिएक्शंस लिख पाओगे। पहली रिएक्शन बताना क्या रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट बताना मेरा बेटा, LiNO3 को हीट करो, बोलो प्रोडक्ट क्या बनाओगे? सर Li2O प्लस NO2 प्लस Li2O प्लस NO2 प्लस O2। क्या आपको याद है NO2 और O2 के बारे में कुछ बातें? क्या ये ब्राउन कलर की गैस है? हाँ सर। दूसरी चीज, क्या ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है? ये NO2 के अंदर ऑड इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो याद ही नहीं होगा। तो क्या ये क्लियर हो गया कि ये पैरामैग्नेटिक हो गई क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, और O2 तो पैरामैग्नेटिक है ही। क्या ये MOT में पढ़ा था अपन ने? MOT में पढ़ा था इसलिए पैरामैग्नेटिक है, या पैरामैग्नेटिक है इसलिए MOT ने एक्सप्लेन किया इसको? पैरामैग्नेटिक है तो MOT ने एक्सप्लेन करा। हाँ, प्रॉपर्टीज की पैरामैग्नेटिक ही है। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ सर। आ रही है। इसमें हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन जो होता है कौन सी ऑर्बिटल के अंदर एग्जिस्ट करता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर। बहुत सारी बातें ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की मैंने पढ़ाई है, ठीक है। और एक बात और कहता हूं, देखो स्पेसिफिकली यशस्वी, भव और क्या नाम है, विश्वास और वंशिका, इन चारों बच्चों के लिए, क्योंकि अंगद और श्रेया ये दोनों तो मेरे से ही इनऑर्गेनिक पढ़े हुए हैं, है ना, पिछले साल। लेकिन बाकी के मुझे याद नहीं है आप में से किसने मुझसे नहीं पढ़ी। शायद यशस्वी या वंशिका में से किसी एक बच्चे ने पीवीसी में पढ़ी थी ना, और किसने पढ़ी थी? वंशिका सर मैंने पढ़ी थी। वंशिका ने पढ़ी थी। तो बचे कौन कौन? विश्वास, भव और यशस्वी, है ना। तो जो आप लोगों ने नहीं पढ़ी ना, तो आप लोगों को मैं एक बात कहता हूं कि आपको जो टॉपिक ऐसा लगता है कि हमें नहीं पकड़ में आ रहा है, या हमारे को वो टॉपिक
सर ने क्या पढ़ाया था हमको ध्यान नहीं है, तो उसका एक तरीका बताता हूँ। आप YouTube के ऊपर मेरा नाम डाल के और उस टॉपिक का नाम सर्च कर लेंगे। 99% मैंने इनऑर्गेनिक में ऑलमोस्ट सब चीज़ें यूट्यूब पर डाल दी है, पढ़ा दी है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। आपको वो लेक्चर यूं का यूं पूरा मिल जाएगा, पढ़ लेना, क्या फर्क पड़ता है, अपने को थोड़ी कि किसी को पैसे देने हैं उस चीज़ के, है ना। उसको आप कभी भी बैठे हो, जैसे अब मान लो अभी बात चल रही है ऑड इलेक्ट्रॉन की, मैंने इनको ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज करके एक टॉपिक पढ़ा है। अब ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर हमें तो आता ही नहीं है सर, पता नहीं क्या है। अभी जैसे मैंने आपको आज क्लास स्टार्ट होते ही थर्मोस्टेबिलिटी करके टॉपिक पढ़ाया, मैंने पिछले साल ये टॉपिक इन बच्चों को पढ़ाया था आयनिक बॉन्ड के अंदर। आप बोलोगे सर हमें तो ये आता ही नहीं। तो जो भी टॉपिक नहीं आता ना, एक बार वो सर्च कर लो, मान लो मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा तो मुझसे पूछो सर वो बता दो टॉपिक है, मैं अपने ढूंढ डांड के उसका लिंक आपको भेज दूंगा, आप उसको वहां पे देख लेना। अपने को किसी भी तरीके से 11 के एक भी टॉपिक में कमजोरी नहीं लेनी, और इतना तक मैं कर दूंगा। आपको अगर लगता है कि सर मुझे टॉपिक नहीं आता और मान लो मैंने पढ़ा भी नहीं रखा है ना, तो पता है क्या करूंगा, मैं कहीं ना कहीं उसका जुगाड़ करके पढ़ा दूंगा, आप वो जाके क्लास अटेंड कर लेना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? Yes. ठीक है, ओके, आगे चलते अगली हीटिंग पे आते हैं। सेकंड नंबर हीटिंग, नाइट्रेट आखिरी है, फिर बाकी कल कर लेंगे। अगला है MgNO3 होल ट्वाइस की हीटिंग। बोलो इसकी हीटिंग करेंगे तो क्या होगा? क्या MgO प्लस NO2 प्लस O2 बन जाएगा। थर्ड नंबर पे चलते हैं। इसके बाद में मेरे पास आया NaNO3 की हीटिंग। जल्दी से बता दो NaNO3 की हीटिंग करेंगे तो क्या बनेगा? सर Na2O प्लस N2 प्लस O2 लपड़ दूंगा घुमाकर। NaNO2 बनेगा, उसके बाद हीट करेंगे तब जाकर ये Na2O। जब तक ये मेंशन ना हो तब तक आप गाड़ी को NaNO2 तक ही रोकना, बदमाशी मत करो। और यहाँ पर साथ में O2 निकलेगी, ठीक है। और यहाँ N2 प्लस O2। फाइनल रिएक्शन नहीं बोलना जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो। हाँ वो Ag के केस में, क्योंकि टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए Ag केस में बोलते हैं, यहाँ नहीं बोलते। क्लियर? कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन इससे रिलेटेड। चौथा नंबर, वो मेरा आयरन FeNO3 होल ट्वाइस। सोचो हीट करने पर क्या होगा, आप इसका +2 बनाओगे, लेकिन वो जो ऑक्सीजन जो पक्का निकलेगी, जो ऑक्सीजन पक्का निकलेगी, वो तो सर्टिफाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, याद आया? तो क्या वो उसको Fe2O3 बना देगी? NO2 अपनी जगह निकलेगी, और ऑक्सीजन ये चेक कर लो बैलेंस करके कि बनेगी कि नहीं बनेगी। चलो बैलेंसिंग करते हैं। 2 आयरन 2 आयरन, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इधर कितनी है 6 का डबल 12, यहाँ पर कितनी आ रही है 3 3, और यहाँ कितनी आ रही है 4, कितनी हुई 3 और 4 7, बची कुछ ऑक्सीजन। हेलो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन बची है कुछ, या नाइट्रोजन और चेक करनी पड़ेगी अभी? नाइट्रोजन 4 है। नाइट्रोजन 4 है, तो यहाँ कितनी हो गई 3, तो ये हो गई, और 8 ये हो गई, 3 और 8 11, बची कितनी आधी, तो यहाँ आधी बचेगी जो लिखनी होगी, भूलना नहीं है। ठीक है, आगे मेरी बात समझ। दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ MnO2 MnNO3 होल ट्वाइस, जिसमें Mn+2 में होता है। हीट करने पर हमें मिलता है MnO2 मिल जाता है। क्यों मिल जाता है MnO2? इसलिए MnO2 मिल जाता है क्योंकि Mn+2 से +4 में ले आती है ये ऑक्सीजन, ये वाली ऑक्सीजन उसको ले आती है। आप देखेंगे तो यहाँ रिएक्शन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन और नहीं निकलेगी। क्या बात सबको क्लियर है? Sn की रिएक्शन भी जस्टिफाइड है। SnNO3 होल ट्वाइस, SnNO3 होल ट्वाइस को जब आप हीट करोगे क्या बन जाएगा? SnO2 बन जाएगा, और यहाँ पर ट्वाइस ऑफ NO2 बन जाएगा। सेम स्टाइल में रिएक्शन। बात समझ में आ गई? AgNO3 की रिएक्शन आपको सभी को आती ही है। AgNO3 को हीट करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा? Ag प्लस O2 प्लस NO2 प्लस O2, तो यानी कि O2 तो बनेगी बनेगी। क्या मेरा बेटू सब जने बताओ, यहाँ तक मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं? हाँ सर, yes सर, क्लियर है। Yes.
परफेक्टली क्लियर है। तो यहाँ तक मैंने आपको हीटिंग इफेक्ट सिखा दिए 4। मैंने आपको सिखा दी कार्बोनेट के, बाइकार्बोनेट के, सल्फेट के और नाइट्रेट के। चारों हीटिंग इफेक्ट्स आपको बच्चों को क्लियर है या नहीं? यस सर। यस। ठीक है, तो इन हीटिंग इफेक्ट्स को आप लोग अपने दिमाग में रखना। और बाकी के जो हीटिंग इफेक्ट्स हैं, जिसके अंदर अभी हमने कर लिए कार्बोनेट कर लिया, बाइकार्बोनेट, सल्फेट कर लिया, नाइट्रेट कर लिया, बाकी के जो हीटिंग इफेक्ट हैं वो अपन नेक्स्ट टाइम पे पकड़ लेंगे। बोलो सबको क्लियर है या नहीं है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के ऊपर, आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटू? सर हमने जो सीखा था ना उसका फाई ऑफ मेटल प्लस का, क्या फाई ऑफ मेटल प्लस का हमने जो ऑर्डर लिखा है ना, जो सर इसमें सर हमने लास्ट ईयर एग्जांपल करा था एक जिसमें Fe+2 का कम होता है Al+3 से। तो मैंने तो जनरल ऑर्डर लिख रखा है मैंने तो, वो क्योंकि वो तो अपन को किसी प्रीडोमिनेंटली आयनिक और कोवेलेंट को समझाने के लिए चाहिए, थर्मल स्टेबिलिटी को समझाने के लिए तो वैसे भी उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है सर। हमें वो तो वैसे भी प्रीडोमिनेंटली आयनिक और प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट जो चीज थी उसको समझाने के लिए चाहिए था, यहाँ तो उसकी जरूरत वैसे भी नहीं पड़ती है। ठीक है सर। ठीक है ना? बताइए सबको क्लियर है? अब तो कोई दिक्कत नहीं? नाइस। नो सर। चलिए बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir.